नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिस पर पूरे देश की नजर थी, कई दिनों से नजर थी। बात कर रहा हूं मैं केजरीवाल साहब की, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। जमानत अंतरिम है। अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए है और उसके अलावा कुछ शर्तें हैं। शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है। 1 जून तक जमानत पर रहेंगे केजरीवाल साहब, चुनाव प्रचार करेंगे और 2 जून को उन्हें फिर सरेंडर करना होगा। इस मुद्दे के क्या सियासी मायने हैं और किस तरीके से कानूनी पहलू है, उन सारी चीजों को समझेंगे। सियासी मायने समझाने के लिए हमारे साथ कैपिटल हेडलाइंस के कंसल्टिंग एडिटर वात्सल्य राय जी हैं। आपका स्वागत है वात्सल्य जी। और धन्यवाद महेंद्र कानूनी जी, पहलू, नमस्कार। जी कानूनी पहलू इस मामले के क्या हैं, सीनियर एडवोकेट निर्मल कुमार जी हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट निर्मल कुमार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। निर्मल जी से हम लोग धन्यवाद। समझेंगे कि इसके कानूनी पहलू क्या हैं। और इसके अलावा पॉलिटिकल एनालिस्ट और पूर्व पुलिस अधिकारी प्रबल प्रताप जी हमारे साथ हैं। प्रबल प्रताप सिंह जी, प्रबल जी नमस्कार। आपका नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। तो हमारे पास जो पैनल है, इन सब लोगों से हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे आज के इस फैसले और आज के इस फैसले के बाद जो सियासी हलचल हुई उसके क्या मायने हैं और किस तरीके से किस पार्टी को नफा नुकसान के तौर पे अगर देखा जाए, फायदे के या पॉलिटिकली फायदे के तौर पर देखा जाए, या फिर चुनाव प्रचार में जोश किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है, क्या कुछ पॉलिटिकल मायने हैं वात्सल्य जी इस मामले के। महेंद्र भाई, राजनीति में अक्सर हम सुनते हैं और कई दिग्गज राजनेता भी इसको कहते हैं कि एनी पब्लिसिटी इज ए गुड पब्लिसिटी। मतलब आपका प्रचार किसी भी किस्म का हो, वो एक अच्छी बात रहती है। और राजनेता लगातार ये मौके तलाशते हैं कि उनको प्रचार के मौके मिले। और ये प्रचार का एक ऐसा मौका हाथ लगा है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साहब के, जिसमें आप सुबह से देखेंगे तो उनकी चर्चा हो रही है। और ये चर्चा आज से नहीं है, जिस दिन से ये इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट से आ रहे थे कि उनको अंतरिम बेल मिल सकती है, इंटरिम बेल उनको मिल सकती है, अंतरिम जमानत पर वो बाहर आ सकते हैं। और ये एक ऐसा एक नजीर है, एक ऐसा उदाहरण है जिसका पहले कोई जिक्र नहीं मिलता है कि किसी नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली हो, कि वो जेल में हो, किसी मामले में भ्रष्टाचार का आरोप हो और रेगुलर बेल मिलने के आसार नहीं हो। क्योंकि अगर हम देखें तो राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत या जुडिशियल कस्टडी की अवधि बढ़ा दी है। लेकिन इंडिकेशन सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन पहले जो हियरिंग हुई थी 7 तारीख को, उस समय भी इंडिकेशन मिल गए थे। 9 तारीख को ईडी ने विरोध किया जमानत का और ये कहा कि इस तरह की नजीर नहीं रखनी चाहिए। उसको लेकर भी सवाल कई सारे कानूनी पहलू के जानकार उठा रहे हैं कि क्या इस तरह का कोई हलफनामा ईडी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने तो उसकी वैधता पर सवाल उठाया था। लेकिन आज सबकी नजरें 2 बजे के वक्त पर थी, दोपहर जब कोर्ट बैठने वाली थी। और जब कार्रवाई शुरू हुई तो 5 मिनट के अंदर ही ये फैसला आ गया। और अभी से कुछ देर पहले अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। और जो आम आदमी पार्टी के नेताओं का या कार्यकर्ताओं पहले नारे लगाते थे कि जेल के ताले टूटेंगे, अब उन्होंने उस नारे को बदल दिया है कि जेल के ताले टूट गए, अरविंद केजरीवाल छूट गए। और अरविंद केजरीवाल बाहर आ गए और बाहर आते ही उन्होंने जो उनका अपना ट्रेडिशनल स्टाइल है, उन्होंने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है, कम से कम दिल्ली में, हरियाणा में वो प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी का ही इस समय दबदबा, वर्चस्व या सबसे बड़ी पार्टी वो है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस है। वहां उनका मुकाबला इंडिया अलायंस के ही दूसरे दल कांग्रेस से है, लेकिन वो एक फ्रेंडली फाइट है। हालांकि वहां भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा जोर और असर नहीं है, लेकिन दिल्ली पर भारतीय जनता पार्टी की जरूर नजर है।
हरियाणा पर जरूर नजर है और वहां ये मैसेज एक गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती राजनीति ही वो करते हैं। वो नारा जब लगाते हैं, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत माता की जयकार करते हुए अपने हर भाषण की शुरुआत करते हैं, उसी तरह से जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने भारत माता की जय से ही बात शुरू की। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त भगवान राम की बात करती है। अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव, दिल्ली के विधानसभा चुनाव से हमने देखा है कि उन्होंने हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी है, और उन्होंने बाहर आते ही हनुमान जी को धन्यवाद कहा और ये भी बताया कि कल यानी शनिवार के दिन, जिस दिन हनुमान जी की खास तौर पर पूजा होती है, और दिल्ली के कैनॉट प्लेस के करीब एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है, वहां पर वो सुबह 11 बजे जाएंगे। यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है राम मंदिर और भगवान राम के इर्द गिर्द, तो उसी शैली पर वो आगे बढ़ते हुए हनुमान मंदिर जा रहे हैं। और 1 बजे दोपहर में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और शाम को एक रोड शो है दक्षिणी दिल्ली, जो एक लोकसभा सीट है जिस पर पिछले 2 बार से यानी 2014 और 2019 से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, तो वहां वो रोड शो में हिस्सा लेंगे। आने के बाद उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ा बहुत संबोधित किया। मीडिया भी वहां थी, पत्रकार भी वहां मौजूद थे, और उन्होंने कहा, उन्होंने, अगर आप आम आदमी पार्टी के फॉर्मेशन से लेकर आगे तक की उनकी राजनीति के बारे में बात करें, तो वो भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई पार्टी थी, जिसकी वजह से माना जाता है कि अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, उसी की वजह से यूपीए 2 सरकार, जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उसकी विदाई का बहुत बड़ा कारण आम आदमी पार्टी से पहले का जो आंदोलन था, आम आदमी पार्टी बनने के पहले का आंदोलन अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का था, उस आंदोलन को माना जाता है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की बात नहीं की। हालांकि अगर आप उनका ट्विटर हैंडल, जिसे एक्स नाम हो गया है, वहां देखेंगे तो भ्रष्टाचार मिटाने की जिद बताई जाती है, लेकिन आज उन्होंने तानाशाही से देश को बचाना है, निश्चित इस तौर तरह पे की बात वो, की। चूंकि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा अब यही है, भ्रष्टाचार के मुद्दे में हो सकता है वो घिर जाएं और इसी वजह से वो उसको लें। भ्रष्टाचार के मुद्दे लेकिन पर वो घिरे हुए हैं। मैं हाँ, महेंद्र जी इसमें बस एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा इस बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स हमने देखी, और एक पत्रकार ने सवाल गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी किया। तो उन्होंने कहा कि आपने वो ऑर्डर देखा है, उन्हें बेल नहीं मिली है, वो इंटरिम बेल है, अंतरिम जमानत है, और 1 जून तक है, 2 जून को उन्हें दोबारा सरेंडर करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश कर रही है। और केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बात और कही, उन्होंने ये भी कहा कि जब भी वो प्रचार के लिए जाएंगे तो लोगों को दिल्ली का शराब घोटाला याद आएगा। लेकिन जिस तरह से उत्साह अभी दिखा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वो कितना वास्तविक उत्साह है, या ये पार्टी का एक रणनीति से ये उत्साह दिख रहा है, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। चुनाव नतीजों पर कितना असर होगा, ये आगे आने वाले दिनों में क्लियर होगा। किस तरह ये कैंपेन करते हैं, कहां कहां जाते हैं, किन कैंडिडेट को ये सपोर्ट करते हैं, क्या मुद्दे उठाते हैं, किस तरह से अपनी बात रखते हैं, और लोग उनको कितना सपोर्ट करते हैं। आम लोगों का जुड़ना जरूरी है, क्योंकि कार्यकर्ता हर पार्टी के पास है। कैडर बेस का पार्टी आम आदमी पार्टी भी है, कैडर के अंदर जोश जरूर दिख रहा है। आम लोग कितना करेक्ट करेंगे, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। महेंद्र जी। जी, जोश तो आज बिल्कुल कार्यालय पर जब वो पहुंचे तो वहां जैसे दीपावली मनाई जा रही हो, पटाखे दिल्ली में तो वैसे भी दीपावली में बहुत पटाखे फोड़े जाते हैं, तो आज तो लगातार जब हालांकि पटाखे बैन है, दिल्ली में फिर पटाखे भी, चलाने की अनुमति नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी ये आज तो देखने को ऐसा मिला कि कार्यकर्ताओं में बिल्कुल जोश भर गया है। ये आगे और आपसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से पंजाब और दिल्ली के चुनाव में प्रभाव पड़ेगा, क्या कुछ रणनीति होगी और क्या पूरे देश में ये जाएंगे जहां अभी चुनाव बाकी है, इनका कितना इस्तेमाल दूसरी पार्टियां करेंगी। लेकिन अब समझेंगे निर्मल कुमार जी से, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। निर्मल जी, जिस तरीके से जो बेंच थी जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की, उन्होंने कुछ मूलभूत सवाल उठाए इस दौरान ईडी के वकीलों से। कहा उन्होंने, क्योंकि उनके ऊपर ये कहा जा रहा था कि एक ये पॉलिटिकल आदमी है, वीआईपी है, और आम आदमी जो है, तो अंतर नहीं होना चाहिए कानून के समक्ष, बराबरी होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि देखिए, लोकसभा के चुनाव हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है इस साल की ये, और 5 साल में आते हैं, 5 साल के लिए चुनाव के लिए करोड़ों मतदाता हैं जो अपनी सरकार चुनते हैं।
देश की सरकार चुनते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जीवन शक्ति होती है चुनाव, आम चुनाव। इस तरीके की बात उन्होंने ये बताने के लिए की कि हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अलग नहीं कर रहे हैं, केवल बात बताने की जरूरत क्यों है इनको चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम बेल देने की। साथ में उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई आम समाज को कोई खतरा नहीं है केजरीवाल से, ये कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है इनका, कोई दोषी भी नहीं पाए गए अभी तक किसी मामले में, और कोई आरोप भले ही गंभीर है लेकिन दोष सिद्धि नहीं हुई अभी कहीं कुछ, और इसलिए हम इनको अंतरिम जमानत दे रहे हैं, चुनाव प्रचार के लिए दे रहे हैं और 1 तारीख तक दे रहे हैं। असाधारण परिस्थिति है, पिछली सुनवाई में उन्होंने कहा था। तो आप इसको लीगल एंगल से आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके बाद ये बेस बन जाएगा उन तमाम नेताओं के लिए जो इसी तरीके के केस में है, जैसे कि अगर सोरेन की बात की जाए, वो भी बेल के लिए जा सकते हैं, या आम आदमी पार्टी से ही मनीष सिसोदिया की बेल की बात भी हो सकती है, या दूसरे और जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो जा सकते हैं। इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, आप क्या देखते हैं? ये माननीय उच्चतम न्यायालय का हॉलिस्टिक एंड लिबर्टेरियन व्यू है। हमारा क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इसके प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस पे बेस्ड होता है कि जब तक दोष सिद्धि ना हो जाए उसे हम दोषी नहीं करार दे सकते। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा है, हालांकि उनके खिलाफ बहुत एलिगेशन जो है बहुत सीरियस है, लेकिन अभी तक दोष सिद्धि नहीं हो पाई है। सीनियर अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जो केजरीवाल की पैरवी कर रहे थे कोर्ट में, तो उन्होंने इस बेल को 5 तारीख तक के लिए करने के लिए बहुत कोर्ट को इंसिस्ट किया, बट द कोर्ट टोटली डिक्लाइंड। उन्होंने कहा कि नहीं, 1 तारीख तक उनको बेल मिल रहा है, जेल के ताले अभी टूटे नहीं है, कुछ वक्त के लिए खोल दिए गए हैं, फिर उन्हें 2 तारीख को जेल में सरेंडर करना होगा। तो अब जहां तक बात है कि इस जजमेंट का क्या इफेक्ट कमिंग टाइम पे पड़ेगा, तो कोर्ट कैन ऑलवेज टेक दिस टाइप ऑफ व्यू। जहां पे हो क्या रहा था कि लोगों के बीच एक मैसेज ये भी जा रहा था, हालांकि कोर्ट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि केंद्रीय सरकार जुडिशियरी को कंट्रोल कर रही है। एक लोगों में ये प्रचलन, ये बातें अब चलने लगी, और केजरीवाल एक विक्टिम कार्ड भी खेल रहे हैं, जबकि न्यायालय जो है एविडेंस पे चलता है, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं होता है। इंटरिम बेल कैन बी ग्रांटेड इफ इट इज मेंशन्ड इन सीआरपीसी, इट कैन बी गिवन टू एनी पर्सन इन फ्यूचर ऑल्सो। और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने बहुत इंसिस्ट किया कि 5 तारीख तक बेल को एक्सटेंड किया जाए। जी, वो बार बार ये कह रहे थे कि चुनाव परिणामों तक तो कम से कम इनको बेल दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं बात माना उनकी। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जहां तक केजरीवाल को जो कंडीशंस इंपोज किए गए हैं, उन्हें ये कहा गया है कि वो सीएम ऑफिस नहीं जा सकते हैं, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते हैं। दूसरी बात, ऐसी कोई भी फाइल अनलेस एंड अनटिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें एक क्लॉज और जोड़ दिया गया कि एलजी के साइन की जिसमें जरूरत हो, माननीय एलजी की जिसके साइन की जरूरत हो, सिर्फ उसी को साइन कर सकते हैं। एक्साइज स्कीम पॉलिसी के बारे में अपने चुनाव में कहीं पे भी कुछ भी नहीं करेंगे, विक्टिम कार्ड उन्हें खेलना नहीं है। इसलिए चूंकि वो एक राजनेता है, एक राजनेता की तरह वो हरकत कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप और जो भी वो चाहे, इट इज अनदर थिंग, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं है। लेकिन लीगल प्रोस्पेक्ट इसका यही है कि इंटरिम बेल कैन बी गिवन टू एनी पर्सन इफ द कोर्ट थिंक्स इट इज फिट एंड जस्टिफाइड। और जहां तक समता के अधिकार का इसमें ये चीजें आ रही थी कि राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन तो नहीं हो रहा है जी। यस। तो इसमें कोर्ट कैन टेक व्यू बाय सीइंग द प्रोस्पेक्ट, एवरी प्रोस्पेक्ट। डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है, लोकसभा चुनाव में अगर एक सीएम को अंदर रखा जाता है, उनको अपने चुनाव प्रचार से वंचित किया जाता है, इट विल टेक अनदर व्यू। जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी बार चीजों बार कि ये अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं और जनता से के बीच में जाने का इनका अधिकार है, इनको जाने देना चाहिए, इससे कोई समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, अपराधी नहीं है ये उनका कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, जी। ही इज नॉट अ थ्रेट टू सोसाइटी। बिल्कुल। तो
सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है। जी। अब चलेंगे प्रबल प्रताप सिंह सर के पास, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी रहे हैं। प्रबल प्रताप जी, आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं राजनीतिक तौर पर? अब महेंद्र जी, ये फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है हमारा, और उसमें सभी को अपना प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी है चुनाव के दौरान। तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद बहुत बहुत। अरविंद केजरीवाल साहब को उन्होंने जमानत दी, चाहे वो अंतरिम हो, लेकिन उनको अधिकार मिला। नंबर एक। नंबर दो, बादशाह जी ने कहा था कि ये हरियाणा और दिल्ली और पंजाब को इफेक्ट कर पाएंगे। मेरा मानना ये है, मैं उनसे बिल्कुल मुतमईन हूँ, ये उत्तर प्रदेश को भी जो है डैमेज करेंगे। और वीआईपी सीट्स जो उत्तर प्रदेश की हैं, उन पर ये प्रचार प्रसार करने अवश्य जाएंगे, और संभवतः ये कोई नया गुल भी खिलेगा इसमें। और वो ऐसा होगा कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए एक हेडक पैदा करेंगे। जहां तक दिल्ली का सवाल है, दिल्ली के आप कार्यकर्ताओं में तो ऊर्जा आ ही गई है। अगर जमानत नहीं मिलती तो निश्चित तौर से वो लोग डिमोरलाइज होते। और आज की स्थिति जो वात्सल जी बता रहे थे कि दिल्ली का जो नजारा है, आप बता रहे हैं जैसा दिल्ली का नजारा है, वो निश्चित तौर से उन्होंने ऊर्जा भर दी। और हनुमान जी का जहां तक इन्होंने जिक्र किया है, वो भी एक उनके लिए एक भावनाओं को जागृत करने के लिए, और ये देश भावनाओं से प्रेरित है। निश्चित तौर से अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं, जो जेल से निकल के आए हैं, तो आम जनता में भी उनके लिए एक इमोशनल कार्ड भी खेल पाएंगे। वो इमोशनल कार्ड जो है इनकी पार्टी या इनके गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो सिंह साहब, क्या आप जो इशारा कर रहे हैं यूपी में वीआईपी सीट्स की तरफ, तो आप खुल के बताइए क्या आप कहना चाह रहे हैं? मतलब क्या ये वाराणसी में मोदी जी के खिलाफ चुनाव प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे, ऐसा कहना चाह रहे निश्चित हैं आप? जाना है, निश्चित जाएंगे, निश्चित जाएंगे। और एक और हाई प्रोफाइल सीट है, रायबरेली और अमेठी, जहां अमेठी से हाँ स्मृति जी लड़ रही हैं। तो आप क्या मैन जी, देख रहे हैं? मैंने आपको एक एक इशारा दिया था कि वीआईपी सीट्स, जी। वीआईपी सीट्स जो हैं, ये सारी वीआईपी सीट्स का नाम आपने लिया है। और मेरा आकलन और विश्लेषण यही है कि इन सीटों पर ये अवश्य जाएंगे, और अपनी जेल यात्रा और अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों के साथ साथ अपनी भावनात्मक जो इनकी परिस्थिति स्थितियां हैं, उनसे भी लोगों को अवगत कराएंगे, और उससे लोग इनसे इनकी भावनाओं से जुड़ेंगे भी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और इस चुनाव में महंगी एक चीज नजर ये आई कि अब तक के चुनावों में ये देखा गया कि आम जनता पहले से ही जात के आधार पर डिवाइड हो जाती थी, लेकिन आज जात के आधार पर डिवाइड नहीं हुई है। आज साइलेंट वोट है, और ये साइलेंट वोट कहां जा रहा है, इसका न तो सत्तारूढ़ दल को पता है और न ही विपक्ष को पता था। विपक्ष को अगर ये चीज पता होती कि साइलेंट वोट है और इस तरह से ये लोकसभा चुनाव में डाइवर्ट हो सकता है, तो विपक्ष ने भी उस तरह की तैयारी नहीं की, और न ही सत्तारूढ़ दल ने तैयारी की कि ये वोट बिखर जाएगा, ये साइलेंट वोट है। और वोट ऑफ परसेंटेज का कम होना और नोटा का अधिक प्रयोग करना, ये भी बड़ा घातक सिद्ध होगा आने वाले चुनावों में। और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे, वो बड़े ही आश्चर्यचकित करने वाले रिजल्ट हैं। सिंह साहब, आप यूपी की चूंकि सियासत पे आप बारीक नजर रखते हैं, तो क्या केजरीवाल साहब का यूपी में उतना प्रभाव है? क्या ये कुछ अपने अलायंस के लिए, इंडिया अलायंस के लिए इनका यूपी में प्रचार प्रसार करना, क्या कुछ आप देख रहे हैं? क्या बहुत फायदा मिलने वाला है, या बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूपी में आम आदमी पार्टी लड़ नहीं रही है कहीं? हाँ, निश्चित तौर से, लेकिन इंडिया गठबंधन तो लड़ रहा है, उसके ये अलायंस में हैं। जैसे कि श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव साहब जो हैं, साथ साथ प्रचार कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल साहब जैसे कि अब जेल से निकल के आ गए हैं, तो वीआईपी सीटों पर ये तिगड़ी भी जा सकती है इकट्ठा चुनाव प्रचार के लिए। जी। 2 या 3 जा सकते हैं।
एक तो मैसेजिंग हो सकती है, एक एक मैसेजिंग जिस तरीके से जो नारा बदल गया है कि अब मतलब अब भ्रष्टाचार मामला नहीं रहा, अब बात है कि तानाशाही। तो तानाशाही की बात राहुल गांधी भी कर रहे हैं, तानाशाही की बात इंडिया अलायंस के सारे नेता कर रहे हैं और केजरीवाल साहब भी कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि इनका प्रभाव यूपी के सियासत में भी दिखे। वात्सल जी, आपके पास आना चाहूंगा कि और आपसे ये समझना चाहूंगा, पंजाब में 13 सीटें हैं अभी फिलहाल। आम आदमी पार्टी के पास एक भी सीट नहीं है, 5 कांग्रेस के पास है, 5 अकालियों के पास है और एक और लोकल अकाली पार्टी है वहां उनके पास है। इस तरीके से कुछ है। आप इस बार के चुनाव में क्या देख रहे हैं? एक तो ये कि आम आदमी पार्टी की तो वहां सरकार है, मान साहब है। दूसरा ये कि अब जोश केजरीवाल साहब के बाहर आने से कुछ होगा। तो आप वहां पंजाब की सियासत किस तरीके से देख रहे हैं? दूसरी चीज, दिल्ली में 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो इस पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले मैं पंजाब की बात करता हूं महेंद्र भाई। पंजाब की राजनीति के केंद्र में कहीं ना कहीं जो अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उसने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को पंजाब की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। लोकसभा में 2019 में जब इलेक्शन हुआ था, तब भले ही इन्होंने कोई सीट न जीती हो, लेकिन उपचुनाव में बाद में ये अपना सांसद वहां से जिताने में कामयाब रहे। अगर आप 2014 के चुनाव की बात करेंगे, जब 300 से ज्यादा सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मिली कामयाबी के बाद देश भर में उम्मीदवार खड़े किए, तो उसमें से केवल 4 सांसद इनके जीते थे 2014 में, तो वो पंजाब से ही जीते थे। और भगवंत मान उस समय ही, जो आज मुख्यमंत्री है पंजाब के, कॉमेडियन का चोला उतार के पॉलिटिशियन बने थे। तो वो एक बहुत बड़ी कामयाबी अरविंद केजरीवाल को दिखी थी। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए, जब कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में वहां जीती, उस समय भी आम आदमी पार्टी को बड़ा कंटेंडर माना जा रहा था। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी सरकार तो नहीं बना पाई। लेकिन जब दोबारा यूपी के साथ 2022 में चुनाव हुए, तो वहां आम आदमी पार्टी सरकार बनाने में कामयाब रही। पंजाब से अपना कनेक्शन जोड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल को अगर आप देखेंगे, तो जब भी अरविंद केजरीवाल बैठते हैं या कोई वीडियो संदेश देते हैं, उनके पीछे 2 ही तस्वीरें होती हैं। एक सरदार भगत सिंह जी की होती है, दूसरी डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की, जिन्हें बाबा साहेब कहते हैं। तो ये 2 तस्वीरें हैं। तो एक तस्वीर से वो पूरे भारत को जोड़ना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की जो तस्वीर है। और वैसे तो सरदार भगत सिंह शहीद आजम कहलाते हैं, और वो भी भारत के हर व्यक्ति के दिल को कहीं ना कहीं छूते हैं। किसानों की जिस तरह नाराजगी का भी क्या फायदा देगी क्या आम आदमी पार्टी की तरफ को? जी, किसकी किस, नाराजगी? किसानों की नाराजगी। देखिए, तमाम मुद्दे हैं जो सरकार विरोधी मुद्दे हैं, उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी को फायदा मिलता है। पंजाब में आज की तारीख में आम आदमी पार्टी नंबर 1 पार्टी है, तो जो फायदा मिलेगा, आप देख सकते हैं अकाली दल आज की तारीख में हाशिए पर है। कांग्रेस भी पुरानी वाली फोर्स नहीं रह गई है। तो नंबर 1 पार्टी अगर पंजाब में कोई है, तो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी है। उन्होंने अपना कैडर वहां खड़ा कर लिया है। मैं और दिल्ली की दिल्ली बात में भी क्या करना देख रहे हैं चाहूंगा, जिससे आप दिल्ली में क्या देख रहे हैं? दिल्ली में विधानसभा में तो नंबर 1 पार्टी है और केजरीवाल की फैन फॉलोइंग दिल्ली भी खूब है दिल्ली में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। भले ही 2 लोकसभा चुनाव 14 और 19 में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीट जीती हो, लेकिन MCD का चुनाव में बहुमत हासिल करके या सबसे ज्यादा सीटें हासिल करके बीजेपी के किले को ध्वस्त करके आम आदमी पार्टी ने एक संकेत दिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको पहचाना। इस बार अपने 7 सांसदों में से केवल एक मनोज तिवारी को छोड़ के सारी सीटें बदल दी हैं। जिनमें केंद्र में मंत्री रही मीनाक्षी लेखी की सीट भी है, उन्हें भी खड़ा नहीं किया गया है। डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे, जो एक समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे थे, 2013 के विधानसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें दिल्ली में जीती थी, जो कि भारतीय जनता पार्टी का हाल फिलहाल का एक रिकॉर्ड है। उन हर्षवर्धन साहब को भी घर बैठा दिया गया है। यानी भारतीय जनता पार्टी के दिल में भी कुछ न कुछ खलबली आम आदमी पार्टी को लेकर है। दिल्ली में निश्चित तौर पर केजरीवाल को भी साबित करना है, क्योंकि पिछले 2 चुनावों में उनकी पार्टी एक भी सांसद को दिल्ली से चुनकर लोकसभा नहीं भेज पाई है। तो इनके सामने भी बड़ी चुनौती है, और आज उनको मैदान में आने का मौका मिला है सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अगर वो अपना दम नहीं दिखा पाते हैं, और खासतौर पर कांग्रेस के साथ अलायंस के बाद, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह होगा। इसलिए वो चाहते होंगे कि कम से कम कोई सांसद तो उनका वहां तक पहुंचे, और इसके लिए आने वाले दिनों में आप देखेंगे दिल्ली में वो जोर लगाएंगे। और मुझे लगता है कि दिल्ली में जब तक 25 तारीख तक वोटिंग नहीं हो जाती है, अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस दिल्ली पर होगा, पंजाब पर होगा, हरियाणा पर होगा।
इसके बाद ही वो कहीं और जाएंगे, जो मेरा अपना आकलन है, क्योंकि उनको सबसे पहले अपना किला बचाना है, यहाँ पर अपनी दम दिखाना है। क्या जी यूपी महेंद्र जी, में भी इनका कुछ प्रभाव दिखेगा आपको? देखिए यूपी में प्रभाव वो दिख सकता है, क्योंकि इनका, मैंने जैसे आपको बताया, भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीति करते हैं। मुझे लगता नहीं कि यूपी में इनका कोई जमीन पर कोई असर है। ये मुझे याद है 2015 का विधानसभा चुनाव, जहां इन्होंने खुलकर कहा कि ये बनिया जाति से आते हैं, ये बनिए हैं। तो बनिया समुदाय वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ इतना प्रतिबद्ध है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो इनके नाम पर चेंज होगा, ये मुझे लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में इनका जमीन पर वैसा असर क्या नहीं क्या होगा। ये इनके सबसे बड़े तानाशाही नेता वाला जो है, नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो पाएंगे? ये उत्तर प्रदेश के लोग तानाशाही वगैरह पर मुझे नहीं लगता कि वो उस मुद्दे पर वोट करते हैं। संजय सिंह इनके उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं। वो जातिगत कार्ड भी खेलते हैं, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेके भारतीय जनता पार्टी को भी घेरते हैं, और बड़े जोरदार तरीके से बात करते हैं। जो फ्रिंज वोटर हैं, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर केजरीवाल की छवि उनके लिए काम कर सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना इनका असर होगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि वहां जो बड़ी फोर्स है, जिनके लिए आगे आने वाले टाइम में वो गढ़ होने जा रहा है, वो समाजवादी पार्टी के असर का इलाका है। और बड़े नेता हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, जो कि खुद इस समय रायबरेली और अमेठी में कैंप कर रही हैं। और बाकी जो उनके नेता हैं वो भी लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनका ही उत्तर प्रदेश में ज्यादा असर मैं देखता हूं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मेरी नजर में अरविंद केजरीवाल कुछ अपना असर दिखा सकते हैं। हो सकता है ये मैसेजिंग बिहार तक पहुंचे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुकाबले बिहार के वोटर्स का एक फील रहा है जॉर्ज फर्नांडिस से लेके आज तक के दौर में, कि वो इस तरह के नेताओं को पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनकी बात भी मानते हैं, आगे भी बढ़ाते हैं। लेकिन और कितना दिल्ली वो में भी जाएंगे बिहार मुझे की इसका अंदाजा पॉपुलेशन नहीं। अच्छी खासी है, और इनके बिहार के पूर्वांचल के विधायक भी बहुत ज्यादा हैं केजरीवाल की पार्टी में, और बेनिफिशियरी भी दिल्ली इन्होंने में जिस टिकट भी तरीके दिया है, से। जैसे महाबल मिश्रा, किसी जमाने में महाबल मिश्रा जी कांग्रेस के जी। नेता थे, उनको इन्होंने खड़ा किया है, वही कैटर हाँ करने की कोशिश की है। उनकी अपनी नजर है इन वोट पर, और ये लगातार उनके लिए बात भी करते हैं, और ये गोलमोल बात करते हैं। एक्चुअली आप समझ नहीं सकते इनकी एग्जैक्ट पॉलिसी क्या है। ये हर वर्ग को प्लीज करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन आपको समझ में आती है कि वो किनके वोट लेना चाहते हैं, किनके नहीं। अरविंद केजरीवाल सबके वोट लेना चाहते हैं। इन्होंने एक नई सर्वग्राही राजनीति का मॉडल पेश करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल। जी। निर्मल कुमार जी से एक बस लास्ट में चलते चलते ये जानना चाहूंगा कि जब ये 2 तारीख को सरेंडर करेंगे, और फिर ये केस किस दिशा में जाएगा, मतलब क्या प्रक्रिया होगी उसके बाद? जी, आज ईडी ने एक चार्जशीट दाखिल की है, जी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की इसी केस में। उसमें कविता का नाम है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले कुछ दिनों में केजरीवाल के खिलाफ भी चार्जशीट में नाम आ जाएगा, क्योंकि जो एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे, जो कोर्ट में दिए जा रहे हैं, उसके बेसिस पे चार्ज फ्रेम होना इनके अगेंस्ट जो है तय। जी। प्रबल प्रताप जी, चलते चलते आपसे एक टिप्पणी लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी जा रहा है, 3 चरणों के बाद तमाम कुछ जातीय ग्रुपों में नाराजगी भी देखने को मिली है, खुलकर आई। तो आप आने वाले चरणों में क्या देख रहे हैं, किस तरीके से, और खासतौर पे जब आप कह रहे हैं कि वीआईपी सीटों पर ये इनके जाने की उम्मीद है, तो जातीय समूहों की नाराजगी, जमीन पर मुद्दों की बात ना करना, खासतौर पर बीजेपी का, और विपक्ष तो मुद्दों पे घेर रहा है, तो इसका असर क्या देख रहे हैं आप संक्षेप में? देखिए, जो 3 चरण के चुनाव हुए हैं उसमें थोड़ी सी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है सभी पार्टियों में। लेकिन पश्चिम से जो एक नैरेटिव जा रहा है सत्ता पक्ष के लिए, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। और वही हवा जो है पूर्वांचल की ओर भी बहने वाली है संभवतः, जो मेरा आकलन है। जिसका फायदा, जैसे कि अमेठी है, रायबरेली है, ये 2 सीटें हैं, कन्नौज की सीट है, इटावा की सीट है। ये जो है अखिलेश यादव जी और कांग्रेस की मानी जाती हैं। तो वहां ये लोग अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसके तीसरा चौथा चरण जो आ रहा है अब, उसके बाद में कन्नौज की सीट का जो रुझान जाएगा,
वो रुझान आगे भी मैसेज देगा कि अब समाजवादी पार्टी की ताकत क्या नजर आ रही है। तो लोगों में चर्चाएं होती हैं, लोग इधर से उधर ट्रेन के माध्यम जी से, बसों के माध्यम से आवागमन करते हैं, वहां चर्चाएं जो होती हैं वो चर्चाएं नेगेटिव, जो 10% नेगेटिव वोट होता है उसे जरूर प्रभावित करती है। और अगर वो प्रभावित तो होता है तो निश्चित तौर से आने वाले चरणों में भी ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा सत्ता पक्ष के लिए। जी, प्रबल प्रताप सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए। निर्मल कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर जुड़े। वात्सल राय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में केजरीवाल को जमानत दी जा रही है, इसका कोई ये मतलब नहीं निकालना कि उन्हें कुछ खास इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इस असाधारण परिस्थिति में केजरीवाल साहब कितना असाधारण काम करते हैं, जिससे कि जिन परिस्थितियों का उन्हें लाभ मिला है उसका लाभ चुनाव में भी वो अपनी पार्टी को दिला पाते हैं या नहीं। आपको ये चर्चा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। और अगर अभी तक आपने इस प्लेटफॉर्म को, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।